Hello friends, in the last lecture we were discussing about Battle of Buxar 1764 और जिसमें हमने पढ़ा था कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेजों की जीत हुई थी। और बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ा गया था वो किस किस के बीच में, अंग्रेजों के बीच में तथा मीर कासिम और शुजा-उद-दौला जो कि अवध के नवाब थे और शाह आलम सेकंड, ये मुगल एम्परर थे भारत के। इन तीनों के ट्रिपल अलायंस था और ब्रिटिशर्स थे दूसरी तरफ। ब्रिटिशर्स की जो सेना थी उनको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। तो इस युद्ध के बाद जब ब्रिटिशर्स की जीत हुई, अंग्रेजों की जीत हुई, तो आपके जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, अंग्रेजों ने उसको डीथ्रोन कर दिया, मतलब बंगाल की गद्दी से उतार दिया। और बाद में जो आपके मीर जाफर का पुत्र था निजाम उद दौला, जो कि एक माइनर सन था मीर जाफर का, उसको इन्होंने बंगाल का नवाब घोषित किया दोबारा से। और फिर अंग्रेजों ने शुजा-उद-दौला और शाह आलम के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोलते हैं 1765 में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। और इसी बीच आपके जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव दोबारा से, ये उनका दूसरा कार्यकाल था, सेकंड टेन्योर था, क्योंकि पहला कार्यकाल जो था आपके प्लासी का युद्ध जो हमने पढ़ा था 1757, तो उस वक्त भी जो बंगाल के गवर्नर थे वो आपके रॉबर्ट क्लाइव थे। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के दौरान भी रॉबर्ट क्लाइव दोबारा से भारत के गवर्नर बनकर आए थे। तो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान आपकी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुई थी वो दो लोगों के साथ हुई थी। पहला था आपका शुजा-उद-दौला और दूसरा शाह आलम सेकंड। तो इसमें देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो पहला हुई आपकी शुजा-उद-दौला, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विथ नवाब ऑफ अवध। जिसमें शुजा-उद-दौला एग्रीड। तो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे कि शुजा-उद-दौला जो आपके अवध के नवाब थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया आपके इलाहाबाद और कारा जिलों को। सरेंडर टू इलाहाबाद एंड कारा। टू शाह आलम सेकंड। और दूसरा पॉइंट था कि नवाब ने 50 लाख रुपए पे किया था, पे 50 लाख टू ब्रिटिशर्स एज वॉर इंडेमनिटी। क्योंकि जो युद्ध हुआ था, उन्होंने युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए की डिमांड की थी नवाब अवध से, शुजा-उद-दौला से मतलब। तो उसमें बाद में ये शुजा-उद-दौला जो 50 लाख रुपए पे करने के लिए एज वॉर इंडेमनिटी, मतलब क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेजों को उन्होंने 50 लाख रुपए दिए। और तीसरा था कि आपका इन्होंने
बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस। जमींदार ऑफ बनारस, ये बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस, फुल पोजेशन ऑफ हिज स्टेट। तो ये तीन पॉइंट पे ट्रीटी हुई थी। ये आपके शुजाउद्दौला से हुई थी, नवाब ऑफ अवध। पहला था कि आपके शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कारा डिस्ट्रिक्ट शाह आलम सेकंड, जो कि मतलब मुगल एम्परर थे, उनके लिए सरेंडर कर दिया। और दूसरा था कि इन्होंने 50 लाख रुपए अंग्रेजों को दिए कंपनसेशन के तौर पे, युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए। और तीसरा था कि जो बलवंत सिंह आपके बनारस के जमींदार थे, उनको फुल पोजेशन दे दिया स्टेट का पूरा, उनको पूरी जमींदारी दे दी। तो ये आपकी शुजाउद्दौला के साथ था। और दूसरा जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, वो आपकी हुई थी मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ। उसको देखते हैं। शाह आलम सेकंड एग्रीड टू तो इसमें पहला पॉइंट था कि सबसे इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने एक फरमान जारी किया अंग्रेजों के लिए कि जिसमें उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट अंग्रेजों को दे दिए। इशू अ फरमान in which he gave the Diwani right to Diwani right of Bengal, Bihar and Odisha to Britishers. In lieu of payment, payment of 26 लाख। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो शाह आलम ने एक फरमान जारी किया जिसके थ्रू उन्होंने अंग्रेजों को दीवानी राइट दे दिए। कहाँ के? बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। और ब्रिटिशर्स ने उसके बदले में इनको एनुअल पेमेंट 26 लाख रुपए का देना तय किया था। पहला ये था। और दूसरा आपका था कि नवाब अवध ने शुजाउद्दौला ने शुजाउद्दौला ने दो डिस्ट्रिक्ट सरेंडर कर दिए थे, कारा और इलाहाबाद। तो ये इनको शाह आलम सेकंड को दे दिए गए थे। कारा एंड इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। gave to मुगल एम्परर। और तीसरा पॉइंट था आपका, ये आपके इलाहाबाद में ही रहने लगे, रिसाइड एट इलाहाबाद अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कंपनी। तो ये आपके पॉइंट थे
जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो मेनली हुई थी मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड और अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला के बीच। मतलब मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, और जिसमें ये पॉइंट थे आपके, और ये आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी। और बैटल ऑफ बक्सर में ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी। और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि बंगाल में जिसको लागू किया गया था, और उसको निजामुद्दौला जो मीर जाफर के पुत्र थे, माइनर सन थे, उनके साथ वो संधि की गई थी, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये भी आपकी जो हुई थी वो जो आपके गवर्नर थे, गवर्नर कौन था उस वक्त, क्लाइव, ओके। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद नेक्स्ट है हमारा डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल 1765। तो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव आपके इनका सेकंड टेन्योर था इंडिया में। पहले ही आए थे, इनका पहला कार्यकाल था प्लासी के युद्ध के दौरान और दूसरा था बैटल ऑफ बक्सर। तो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल में किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव। तो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट क्लाइव। अब डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, द रूल ऑफ टू। डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब है इसका द रूल ऑफ टू। और रूल ऑफ टू में पहला आपका जो हो गया वो हो गई कंपनी, और दूसरा थे वो आपके नवाब ऑफ बंगाल। और डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के टाइम पे आपके जो नवाब थे बंगाल के वो नजीमुद्दौला थे, नजीमुद्दौला। ये आपका मीर जाफर का पुत्र था, मीर जाफर सन। ये मीर जाफर का माइनर सन था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया बंगाल में डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब था रूल ऑफ टू। पहला आपका रूल था कंपनी का और दूसरा था नवाब था। जो नवाब इसमें था उसको कंपनी ने पपेट बना दिया था, मतलब कंपनी के कहने पे ही वो काम करता था। अब कैसे, इसमें डुअल ऑफ गवर्नमेंट में क्या था कि कंपनी ने दीवानी राइट अपने पास रखे थे, दीवानी और निजामत राइट। दीवानी राइट कंपनी acquired the दीवानी राइट फ्रॉम द नवाब। दीवानी राइट का मतलब क्या है, इसमें रेवेन्यू कलेक्ट करना। मतलब बंगाल में जो भी रेवेन्यू, मतलब जो भी राजस्व कलेक्ट करने की जिम्मेदारी थी वो कंपनी ने अपने पास रखी थी। तो दीवानी राइट का मतलब है कलेक्टिंग द रेवेन्यू, कलेक्टिंग द रेवेन्यू। और दूसरा था कि कंपनी ने निजामत राइट भी अपने पास रखा था। निजामत का मतलब है पुलिस से रिलेटेड और जुडिशरी से रिलेटेड। तो कंपनी ऑल्सो एक्वायर्ड द निजामत राइट। निजामत राइट से मतलब है आपका
पुलिस एंड जुडिशरी। मेन कंपनी के पास दीवानी राइट भी आ गया था और निजामत राइट, मतलब पुलिस और जुडिशियल पावर जो थी वो कंपनी के पास थी। अब जो बंगाल के नवाब थे नजीमुद्दौला, ये क्या एक पपेट बन गए थे और इनको सिर्फ स्टेट की जिम्मेदारी दे दी गई कि ये मेंटेन करें पीस को, मतलब शांति बनाए रखें राज्य में। इनका बस इतना काम था। तो क्योंकि अब किसी भी स्टेट को चलाने के लिए जो फाइनेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वित्त मतलब पैसे, बिना आर्थिक सहयोग से कैसे चलेगा स्टेट। तो उसके लिए अंग्रेजों ने इनको, नवाब को 53 लाख रुपए बाद में दिए थे। कंपनी gave to 53 lakh to the Nawab for maintaining peace in the state। तो ये आपका था। इसमें सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया रॉबर्ट क्लाइव ने, जो कि इनका दूसरा कार्यकाल था भारत में, रॉबर्ट क्लाइव का, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब था रूल ऑफ टू। पहला था कि आपका कंपनी और दूसरा था नवाब। तो कंपनी जो थी, कंपनी ने डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहले एक्वायर्ड किया क्या, दीवानी राइट। दीवानी राइट से मतलब है रेवेन्यू कलेक्ट करने का पावर। राजस्व जो भी कलेक्ट होता था वो कंपनी का काम था, राजस्व कलेक्ट करने का। और दूसरा कंपनी ने एक्वायर्ड किया दूसरा राइट, निजामत। निजामत का मतलब है आपका पुलिस और जुडिशियल पावर अब किसके पास रहेंगी, नवाब की जगह कंपनी के पास रहेंगी। और कंपनी ने नवाब को 53 लाख रुपए दिए थे कि स्टेट में जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे। ये आपका डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। और डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब बेसिकली होता है पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अंग्रेजों ने यही किया था कि वो एक तरफ से बंगाल में पैसा कमा रहे थे, राजस्व वसूल रहे थे, पुलिस और जुडिशियल पावर भी कंपनी के पास थी, लेकिन उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी बंगाल में कोई भी अगर मतलब पीस मेंटेन करने के लिए। वो सिर्फ वो जिम्मेदारी किसके पास थी, नवाब के, नजीमुद्दौला के पास थी। तो इसीलिए इसको डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। और जो आपका डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो 1765 से कंटिन्यू टू फ्रॉम 1765 से 1772 ये आपका 7 साल तक लागू रहा। और इसको खत्म किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। एंडेड बाय वॉरेन हेस्टिंग in 1772। वॉरेन हेस्टिंग ने डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को खत्म किया था बंगाल से। तो ये आपका बैटल ऑफ बक्सर का बैटल ऑफ बक्सर पूरी तरह खत्म हो गया है। और अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गौतम अकेडमी। गौतम अकेडमी। ओके, प्लीज, थैंक यू।